नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज हम देश के सियासत और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं विस्तार में। ना याचना ना भीख, फ्लोर टेस्ट में जीत। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सोमवार करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। इससे पहले चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। वहीं 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को निशाना बनाया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपाई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देखिए रिपोर्ट। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सोमवार करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। इससे पहले चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को निशाना बनाया। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपाई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। वहीं विधानसभा में चंपाई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से रवाना हो गए। उन्हें वापस ईडी की कस्टडी में जाना था। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि दलित और आदिवासियों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। इनको 2000 से घोटाले नजर नहीं आ रहे, सिर्फ 2019 से घोटाले ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता था कि ये मेरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। उन्होंने कहा, आज मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? 8.5 एकड़ घोटाले में अगर हिम्मत है तो सदन में कागज पटक कर दिखाएं कि हेमंत के नाम कौन सी जमीन है। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा, कानून के अंदर रहकर गैर कानूनी काम करना कोई उनसे सीखे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में। एक भी दस्तावेज आप लाकर दिखा दें तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास क्या, झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। जब इनको कुछ नहीं मिला तो हमारे बीवी बच्चों और परिवार के खाते वहीं खंगाले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी की पटकथा पहले ही लिखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से हुई है। इन्हें लगता है कि मुझे जेल भेजकर इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये झारखंड है, यहाँ के आदिवासी और दलित भाइयों ने अपनी कुर्बानी देकर राज्य को बचाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इस सदन में चंपाई सोरेन जी के विश्वास मत के समर्थन में खड़ा हूँ। हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल चंपाई सोरेन को समर्थन करता है। मैं कहना चाहूँगा, 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में
नए तरीके से जुड़ा है। 31 की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो, मेरी संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये पहली घटना है। इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में हम देश भर में रहने वाले झारखंड के मजदूरों को हवाई जहाज से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हेमंत ने राज्य को कुशल नेतृत्व दिया है। जहां खाता नहीं वहां हेमंत का नाम रखा गया। बहुमत की सरकार गिराई जा रही है। सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और इस परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। उधर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एजेएसयू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चंपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर कहा कि विश्वास मत सवालों के आधार पर नहीं, सदस्यों के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि हमारे पास पूरा बहुमत था, हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता। बहुमत की सरकार थी और रहेगी। उधर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एजेएसयू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चंपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर कहा कि विश्वास मत सवालों के आधार पर नहीं, सदस्यों के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि हमारे पास पूरा बहुमत था, हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता है। बहुमत की सरकार थी, है और रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सुनियोजित साजिश थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे बजट का ऐलान, सरकार मेहरबान। उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये 8वां बजट था। बता दें कि यूपी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से तमाम जेलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट सर्वसमावेशी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास के नारे को लागू किया गया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणाम स्वरूप आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2023 जिससे राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
कहा संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था, लेकिन आज ये दूसरे स्थान पर है। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जबकि बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। वहीं योगी सरकार के बजट में 6,06,802 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531 करोड़ 42 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,88,902 करोड़ 84 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपए और केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816 करोड़ 84 लाख रुपए शामिल है। बजट का ऐलान, सरकार मेहरबान, 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई। सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित होगी, जो लगभग 150 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होंगे। हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 करोड़ का MOU साइन। 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए। पुत्रियों की शादी हेतु CM सामूहिक योजना क्रियान्वित। एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था। ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण। गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। हाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई। 22,75,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित। इसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त हुआ। 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण का काम। 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य। 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना। 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों, सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाएं। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए बजट। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई। आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश के लिए 3.35 लाख सोलर लाइटें। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर को 914 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो में यूपी के अंश के रूप में 395 करोड़ की व्यवस्था। आगरा मेट्रो में यूपी के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़। महाकुंभ मेले 2025 के भव्य आयोजन हेतु 2,500 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन हेतु 800 करोड़। अर्बन फ्लड वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 1,000 करोड़। मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए। नगरीय सेवाएं अवस्थापना विकास हेतु 500 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए। कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय हेतु 400 करोड़। त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,400 करोड़ रुपए। क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए। वहीं 7.36 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, यह हमारी सरकार का 8वां बजट है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 7 लाख करोड़ की सीमा को पार कर गया है। यह डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। यूपी के आकार को विस्तार देने के लिए हमने बजट को भी बढ़ाया है।
हम प्रत्येक व्यक्ति की आय को दोगुना करने में कामयाब रहे हैं। हमने टैक्स चोरी रोकी है, यूपी को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा पहला बजट किसानों को समर्पित था। आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम है। आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था और अंत्योदय को समर्पित बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को समर्पित है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा खर्च होगा तब रोजगार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है। वहीं योगी सरकार के बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार जवान के रोजगार और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का बजट आएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट के बाद योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, लेकिन सड़क में आज भी गड्ढे क्यों हैं? नौकरी की बात पूरे बजट में नहीं है। जिनको माउस चलाना ना आता हो वो क्या बजट बनाएंगे? बात कोई ना समझ पाए तो बीच में दोहे पड़ रहे थे। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया, जिनको माउस चलाना ना आता हो। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे? तो जैसे जीरो टॉलरेंस है, जैसे जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए, वैसे ही है कि हीरो फ्यूचर एनर्जी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एमओयू हो गए उसके भी। प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की,
तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का ये बजट केवल 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों को मायूसी हाथ लगी। इसके परिणाम स्वरूप गैर बराबरी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है। बजट में रोजगार देने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रदेश में 40 करोड़ का निवेश आएगा और इससे 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। सरकार ने ये नहीं बताया कि अब तक कितना निवेश आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग करप्शन बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम हुआ है और ईज ऑफ डूइंग चीटिंग बढ़ी है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल और इसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी है और नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। इन सबके बीच कमाल तो ये हो रहा है कि सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ा बजट बोला जा रहा है। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार हर बार सबसे बड़ा बजट पेश करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बजट से भी कुछ लोगों का ही लाभ होगा, जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे सिस्टम लाचार मरीजों पर मार। जहां एक तरफ यूपी सरकार सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज का दावा करती है, तो वहीं कई जिलों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। बलिया जिला चिकित्सालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मरीज को ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने डॉक्टर द्वारा मांगी गई रकम नहीं दी। पीलीभीत में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब दम तोड़ रहे हैं, जबकि एटा और फर्रुखाबाद में ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा इलाज। पीलीभीत में लापरवाही में दम तोड़ रहे गरीब। सरकारी योजनाओं का उड़ाया जा रहा मखौल। अस्पताल संचालक ने शव देने में की आनाकानी। बिल न भर पाने पर अस्पताल में नहीं दिया गया शव। पीलीभीत में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब दम तोड़ रहे हैं। निजी अस्पताल आयुष्मान योजना का मखौल उड़ाकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आयुष्मान कार्ड धारक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया तो अस्पताल संचालक ने शव को दफनाने में टालमटोल किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया तो वो चंदा करके इलाज करा रहे थे। 15,000 खर्च के बाद भी मरीज की जान नहीं बची। मौत के बाद अस्पताल ने लंबा चौड़ा बिल पेश किया, जिसे भरने में परिजन असमर्थ थे तो अस्पताल ने शव नहीं दिया। दरअसल शहर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी करण गंगवार ई रिक्शा चालक हैं। 2 फरवरी को उसके पिता वीरपाल गंगवार की सांस फूलने से तबीयत बिगड़ गई। मरीज का आयुष्मान कार्ड होने पर तत्काल परिजन लाइफलाइन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज मना कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने मोहल्ले वासियों से 15,000 का चंदा कर जांच, दवाइयां और फाइल चार्ज देकर इलाज शुरू कराया, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। आरोप है डॉक्टरों ने 15,000 के अलावा 21,900 का एक और बिल बनाया और शव को रोककर पैसे की डिमांड करने लगी। उसके बाद मोहल्ले वालों ने फिर चंदा किया और पैसे देकर शव लिया। हमारे पापा जी को सांस की तकलीफ थी, हमें 9 बजे सुबह लेके आए थे और यहाँ भर्ती गया, आयुष्मान कार्ड दिया, नहीं लिया तो हमने प्राइवेट तौर पे जांच कराई तो अब वो एक्सपायर हो गए। हमने जो भी दवाई का जो भी पैसा था वो हमने दे दिया। अब उन्होंने 21,000 रुपये का बिल बना दिया और दे रहे बिल उसके। कौन सा अस्पताल है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हॉस्पिटल है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं रुपए दो पूरे तब डेड बॉडी मिलेगी। किस चीज़ के रुपए? 21,000 ICU के 5,000 रुपये हैं, बकाया पता नहीं नर्स के मांग रहे हैं, डॉक्टरों के मांग रहे हैं, हर चीज़ के अलग अलग पैसे मांग रहे हैं। बता दें कि घंटों अस्पताल के गेट पर परिजन हंगामा करते रहे, लेकिन अस्पताल संचालक अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बेटे को पिता की लाश मिल सकी। ये पूरा मामला पीलीभीत कोतवाली बीसलपुर के लाइफलाइन प्राइवेट अस्पताल का है। पूरी जानकारी होने पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने CMO को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपने
आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मैंने सीएमओ साहब बगल में बैठे हुए हैं, इसको जांच करने को मैंने कह दिया है। अगर दोषी पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारक को प्रॉपर इलाज मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए उसको। वहीं यूपी सरकार सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज का दावा करती है, लेकिन बलिया में ऐसा नहीं है। यहां के जिला चिकित्सालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीज को ऑपरेशन थिएटर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो बतौर घूस डॉक्टर द्वारा मांगी गई रकम नहीं दे पाया। दरअसल पकड़ी थाना निवासी परमात्मा चौहान के पैर में फ्रैक्चर था, लिहाजा खेजूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मरीज का आरोप है कि जिला अस्पताल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर द्वारा 25,000 रुपए की डिमांड की गई, जिसमें से 15,000 रुपए मरीज के परिजनों ने सरकारी डॉक्टर के आवास पर दे भी दिया। वहीं जब ऑपरेशन के लिए मरीज को थिएटर में लाया गया तो वहां चिकित्सकों के द्वारा ये कहकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया कि जब तक आप 10,000 रुपए और नहीं देंगे ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन कराना था, किस चीज का? पैर का टूट गया पैर। क्या हुआ? कुछ झगड़ा में पैर टूट गया साहब। डॉक्टर साहब से बात हुआ था, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे आओ ऑपरेशन करेंगे। 25,000 रुपया मांगे हैं साहब, 15,000 जमा किए हैं हम, और बोलते ऑपरेशन थिएटर पर ले गए और बोलते हैं कि 15,000 रुपया और दो तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। निकाल दिए सर, हमारा 15,000 जमा जो किए थे वही बस किए हैं और हमको निकाल दिए, ऑपरेशन हमारा नहीं किए साहब। तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होता है ना? हाँ सर, तो पता नहीं डॉक्टर साहब किस अपने आवास पर मंगाए, पैसा हम भिजवा दिए सर, फिर भी और 15,000 मांग रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं सर कि हम क्या करें। हम सरकारी हॉस्पिटल समझ करके अपना हम जिला अस्पताल पर आए सर। क्या करते हैं? अब हम बस एक छोटी सी दुकान है, उस पर जीवन में काटते हैं। इस पूरे मामले में प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आर.डी. राम का कहना है कि सीजर का सरकारी रेट बेहद कम होता है। इस मामले की जांच की जाएगी। वहीं मरीज का इलाज कर रहे सरकारी चिकित्सक डॉक्टर संतोष चौधरी का कहना है जिला अस्पताल में इम्प्लांट सरकार की तरफ से नहीं मिलता, लिहाजा पर्ची पर मरीजों को लिखकर दे दिया जाता है और वो बाहर से खरीद कर लाते हैं। मैं आया था जिला अस्पताल, कल पत्नी का इलाज कराए, रिपोर्ट लेने के लिए आए थे। तो एक मित्र हमारे हैं संजीव चौहान के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के परमात्मा चौहान का आज हड्डी का ऑपरेशन, मैंने पैर फ्रैक्चर है, उनका ऑपरेशन होने वाला है जी। उनके माध्यम से जानकारी मिली कि उनको भर्ती कर लिया गया है और पैसे के डिमांड के चलते उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। आज 14,000 रुपया जमा कर चुके हैं और 10,000 रुपया और डॉक्टर साहब मांग रहे हैं। आप थोड़ा तो कहाँ आइए, कौन सा अस्पताल में भर्ती है कि इतना पैसा मांगा जा रहा है? जिला चिकित्सा अस्पताल बलिया। अच्छा, जिला ये सरकारी, यहाँ पर तो पैसा अस्पताल में भर्ती है, यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, फिर भी पैसे की मांग किया जा रहा है। जी। वहीं एटा में ऑपरेशन करने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने महिला को हार्ट सेंटर रेफर किया। बहरहाल हार्ट सेंटर ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला कांति देवी निजी अस्पताल का है। मैडम को लेकर आए थे, अच्छा होने को था, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होना 20 मिनट हमारे कर दिया कि ले जाओ, ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। फिर तुरंत निकाल दिया, उन्होंने कहा दिया हमें। फिर क्या हुआ? हम ले गए पर आगरा, एम्बुलेंस मंगाई थी। फिर एम्बुलेंस किससे मंगाई थी? डॉक्टर साहब ने मंगाई थी, एम्बुलेंस मंगाई थी, खुद ही तुरंत रेफर कर दिया हमें। तो जल्दी जाओ, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे नहीं, तुम जाओ, पैसे इंतजाम हो जाएगा। जाओ। कितने जमा किए थे पैसे यहाँ तो रुपये 30-40 रुपये दिए थे मैंने। अब क्या स्थिति है? स्थिति क्या, रास्ते में पहुँचते मुझे खत्म हो गई। बच्चा जिंदा? बच्चा तो ठीक है। ठीक। इसी प्रकार फर्रुखाबाद में भी ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई। प्राइवेट अस्पताल सिद्धिविनायक का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ते देख संचालक ने मरीज को रेफर कर दिया। प्रसूता की कानपुर ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया, लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। काफी समझाने बुझाने पर जाम खुलवाया जा सका। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।